Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. This video is related to our previous video in which I have discussed about the law of conservation of linear momentum. According to this law, we can say the linear momentum of an isolated system remains conserved or constant. Or we can say in the absence of external force the linear momentum of the system remains conserved. मतलब कोई टू ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन से पहले उनका जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा वही लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद भी हमें मिलेगा. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम आज ऑब्लिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कोई जब ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली कोलिजन कर रहा है तो देखिए लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, कंजर्व रहेगा. लेकिन यहाँ पर विशेष बात हम ये देखेंगे कि ऑब्लिक कोलिजन में जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि कोलिजन तो ऑब्लिकली हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स जो उस पर लगेगा वो भी ऑब्लिकली लगना चाहिए. तो यहां पर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालेंगे और न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. तो हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा. तो हम यहां पर ऑब्लिक कोलिजन में क्या निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम में चेंज निकाल करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे. उससे हमें फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी और डायरेक्शन भी पता लग जाएगी. तो यहां पर जो केस है वो ऑब्लिक कोलिजन का है और पर्पज क्या है कि डिस्कस करना कि उस ऑब्जेक्ट पर जो कि ऑब्लिकली कोलाइड कर रहा है फोर्स जो सरफेस लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा. तो आइए देखते हैं. देखिए ये हमने कंसीडर किया है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्ट्राइक्स ऑन ए वॉल विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द वॉल एंड रिबाउंड्स विद सेम एंगल इन टाइम t. तो ये देखिए एक वॉल है, सरफेस है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से कोलाइड कर रहा है. इसका मास जो है वो m है और इनिशियल मोमेंटम इसका m(u)i है. क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे कि इसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पता करेंगे. ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब इसको हमने एक्सटेंड कर दें तो ये डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो गई, ये एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब इस mu इनिशियल लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट्स निकालें, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा mu cos थीटा और क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने आई कैप लगा दिया. अब दूसरा जो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो अलोंग द वॉल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हो जाएगा mu sin थीटा जी कैप और ये माइनस साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव वाई एक्सिस, है ना. अब जब ये रिबाउंड्स हो रहा है, रिटर्न कर रहा है सेम एंगल से, ऐसा दिया गया है, तो इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम mu हो गया. इसके भी टू कंपोनेंट्स होंगे, है ना. टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालें, ये एंगल थीटा हो गया तो ये देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा. अच्छा यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी बिफोर द कोलिजन और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वो सेम रह रही है, वो u ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है. तो ये जो कंपोनेंट आएगा हमने इसको mu cos थीटा लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो माइनस साइन लगा करके आई कैप लिख देंगे. और जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो तो डाउनवर्ड ही रहेगा, है ना, अलोंग द निगेटिव वाई एक्सिस, वो होगा mu sin थीटा जे कैप और माइनस साइन के साथ.
वही यहाँ पर फिगर में शो कर रखा है। यू आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, यू एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी हैं और हमने मतलब इसी के इनिशियल मोमेंटम पी आई के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल दिए हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये दिखाया गया है ना, और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन के साथ। जब रिबाउंस हुआ ऑब्जेक्ट तो भी उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल लिए हैं लीनियर मोमेंटम के। एक अलॉन्ग द वॉल हो गया माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन है, और यहां पर देखिए जो फाइनल लीनियर मोमेंटम है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव साइन के साथ शो कर रखा गया है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। तो अब हम इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिखेंगे विद इट्स कंपोनेंट, फाइनल लीनियर मोमेंटम लिखेंगे जो कि उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो देखिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट पी आई जो है उसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, है ना, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पी एफ जो हो गया वो देखिए ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये तो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस है ही, तो दोनों यहां पर जो है कंपोनेंट नेगेटिव हैं। फाइनल जो लीनियर मोमेंटम के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। अब हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम हमने देखा था कि वो निगेटिव साइन के साथ आ रहा था, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो भी निगेटिव आ रहा था और जो अलोंग द वॉल था वो भी निगेटिव आ रहा था। देखिए ये हमने लिख रखा है 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम बोथ आर निगेटिव, और इनिशियल लीनियर मोमेंटम में एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो निगेटिव है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा कि ये वाला कंपोनेंट ये जो है निगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप और प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप, और इधर तो कोई चेंज होना नहीं है, माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, ये ऐड होकर के ये आ गया। तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ ऑब्जेक्ट का वो आ रहा है माइनस 2 एम यू कॉस थीटा आई कैप, मतलब जो चेंज हो रहा लीनियर मोमेंटम में वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। जो लीनियर मोमेंटम अलोंग द वॉल थे दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए हैं, इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट अलोंग द वॉल थे वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, और जो परपेंडिकुलर टू वॉल कंपोनेंट्स हैं वो एड अप हो रहे हैं। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द वॉल हो रहा है। इट मींस मोमेंटम चेंजेज ओनली अलोंग द नॉर्मल टू द वॉल बट नॉट अलोंग द वॉल। तो अलोंग द वॉल कोई भी लीनियर मोमेंटम में चेंज आया ही नहीं, इसका मतलब जो फोर्स जो लगेगा वो अलोंग द वॉल नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और यहां पर जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए एज पर द न्यूटन्स सेकंड लॉ। Hence the force is acting on the object only normal to the wall, which is reaction force of the wall। यानी वॉल पर रिएक्शन, वॉल जो है रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि वॉल पर ऑब्जेक्ट जब टकराया होगा कोलिजन किया होगा तो उसने एक्शन फोर्स अप्लाई किया होगा, और अकॉर्डिंगली जो वॉल है वो जो सरफेस है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द वॉल कहें या परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहें, along the wall, along to the surface, जो लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट्स थे वो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इस तरह से फोर्स की वैल्यू निकाल ली गई।
एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई है और ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब यहाँ पर टू केसेस पॉसिबल हैं। एक तो है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली ही परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का हो, और या फिर हमें एंगल जो दिया हुआ हो, एंगल ऑफ स्ट्राइक जो दिया गया हो, वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल दिया गया हो, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस दिया गया हो। तो 1 बाय 1 दोनों केसेस देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए केस 1 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द वॉल। इस तरह से ये वॉल है और ऑब्जेक्ट इस तरह से आ रहा है और कोलाइड कर रहा है। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो रिटर्न यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा। और हमारे पहले वाले एक्सप्रेशन में जो cos थीटा आया था, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो उसी में हमने वैल्यू रख दी है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा इस केस में -2mu cos 0 डिग्री आई कैप। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो इस तरह से ये मोमेंटम में चेंज आ गया। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इतना लगेगा, निगेटिव साइन के साथ -2mu आई कैप अपॉन T, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द वॉल रिएक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। यानी सरफेस जो रिएक्शन फोर्स लगाएगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यहां बात क्लियर हो जाती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो एंगल हमें दिया गया हो वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल दिया गया हो, मतलब यहां पर ये वॉल है, ऑब्जेक्ट ऐसे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में नहीं दिया गया है, इसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस दिया गया, ये एंगल थीटा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आगे बढ़ा लीजिए। तो ये एंगल थीटा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएगा। ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया। इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे, तो अब देखिए जिस तरफ एंगल बनता है, एंगल थीटा होता उधर वाला एंगल कंपोनेंट, उधर वाला जिस तरफ एंगल गिवन है उस सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट लिया जाएगा वो कॉस वाला लिया जाएगा, और उसके जो है परपेंडिकुलरली जो लिया जाएगा वो साइन वाला लिया जाएगा। ऐसे नहीं रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही कॉस होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन होता है, नहीं, ऐसा नहीं लर्न करना है। हमें माइंड में रखना है कि जो एंगल दिया गया किसी वेक्टर का, जिस तरफ का एंगल दिया गया है, जिस सरफेस के साथ एंगल दिया गया है, उधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हम कॉस वाला लेंगे। तो यहाँ पर कॉस वाला कंपोनेंट जो आएगा वो mu, ये अलोंग द वॉल आ जाएगा, mu cos थीटा j कैप माइनस साइन के साथ, और जो परपेंडिकुलर टू द वॉल होगा या कहें अलोंग द एक्स एक्सिस होगा वो होगा mu साइन थीटा आई कैप, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। सिमिलरली जब ये रिटर्न करेगा, रिबाउंस होगा, तो इसका फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी हमने मान रखी है कि सेम है, इंसिडेंट वेलोसिटी और आउटगोइंग वेलोसिटी सेम है, तो ये एंगल अब थीटा होगा। तो इसके कंपोनेंट भी जो अलोंग द वॉल होंगे वो कॉस वाले होंगे, है ना, -mu cos थीटा j कैप, और इधर वाला जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हम कहें निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो है -mu साइन थीटा आई कैप। तो अब इस बार क्या होगा, ये कॉस वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो साइन वाले कंपोनेंट हैं, यानी जो अलोंग द एक्स एक्सिस हैं, क्योंकि उनके साइन अपोजिट हैं, है ना, इन दोनों के जो अलोंग द वॉल हैं कॉस वाले कंपोनेंट हैं, उनके साइन सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एड अप हो जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम आएगा -2mu साइन थीटा आई कैप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल करके फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में ये सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स जो लगेगा ऑब्जेक्ट पर, रिएक्शन फोर्स, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा। अब बात करेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस की। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हैं?
the force which are acting at the same point are called concurrent force. When a number of force acting at a same particle, same point, they are said to be concurrent forces. For the equilibrium of the concurrent forces, the value of resultant force of these forces should be zero. यदि बहुत सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस पार्टिकल पर जिस पर ये फोर्स लग रहे हैं उन पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए तो टू आर मोर एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। एफ नेट की वैल्यू जीरो हो तो जिस पार्टिकल पर ये फोर्स लग रहे होंगे वो पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में होगा और ये फोर्स भी इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है और बहुत सारे फोर्स F1, F2, F3 लग रहे हैं, Fn, तो इनकी नेट वैल्यू जो है F नेट जो है वो जीरो होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए जो सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स जो हम निकालें वो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, वो पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। एक दूसरी कंडीशन, इसी बात को हम दूसरे रंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज F1, F2, F3 आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। मतलब हम थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज को सेम ऑर्डर में लेते हुए किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकें बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो भी वो जो थ्री फोर्सेज हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। मान लिया ये कोई थ्री फोर्सेज हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड कंडीशन इज द ऑर्डर ऑफ दीज फोर्सेज इज सेम, इस तरह से F3। तो इस केस में भी ये जो F1 और F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो ही होगा। तो थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे तो सर्टेनली उनको हम किसी भी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये इनका नेट वैल्यू जो होगी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज थ्री फोर्सेस विल बी जीरो। अच्छा, अब हमारी सिचुएशन मतलब कहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम हो सकती है। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने जितने वाले फोर्सेज जो हैं वो उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा, तभी तो वो नहीं मूव कर रहा है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यूसली बना हुआ है ना। या फिर दूसरा केस हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स की भी वैल्यू जीरो है ना। तो वही केस लिया गया है व्हेन ए पार्टिकल इज एट रेस्ट or is moving with constant velocity in an inertial frame of reference, then the net force acting on the particle is zero। यानी रेस्ट में है तो भी नेट फोर्स की वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस में भी उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। और दोनों केसेस रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा वो इक्विलिब्रियम में है ना। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स की वैल्यू, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या लेना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट पर किसी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको हम एक थ्योरम है जिसको हम लामी थ्योरम कहते हैं, उससे भी बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम then each force is proportional to the sine of angle between other two forces। इसको जरा समझ लें, लॉमी थ्योरम, इसका हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं।
अब ये कोई पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है सपोज F2, तीसरा फोर्स लग रहा है F3। ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो एज पर लामीज थ्योरम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। मतलब F1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा इसके साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। अदर टू फोर्सेज F2 और F3 के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, तो साइन अल्फा। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा K साइन अल्फा। सिमिलरली F2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, जो कि F1 और F3 हैं, उनके बीच का एंगल बीटा है। तो इस तरह से F2 इज इक्वल टू हो जाएगा K साइन बीटा। सिमिलरली F3 जो है वो हो जाएगा K साइन गामा। इनको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कैसे? साइन अल्फा, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये लामी थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगली स्लाइड में यही लिखा गया है, फिगर है, इफ एन ऑब्जेक्ट O इज इन इक्विलिब्रियम देन 3 कॉन्करेंट फोर्सेज F1, F2 एंड F3 आर शोन इन फिगर। तो एज पर द लामी थ्योरम दिस इज द रिजल्ट, मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ द लामी थ्योरम। तो अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे।